नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि अब तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के पहलवानों के हक में आवाज उठाने के लिए क्या फैसला किया। साथ ही बात दिल्ली एनसीआर में आने वाले फरीदाबाद जिले के विकास की भी होगी। हम आपको बताएंगे कि प्रदेश का किसान कैसे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। भारत के पहलवानों को स्पेन से वीजा न मिलने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। खिलाड़ियों में जहां रोष है तो वहीं इस मुद्दे पर हरियाणा की मनोहर सरकार भी काफी गंभीर है। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के लिए 30 पहलवानों का चयन हुआ था, जिनमें से ज्यादातर हरियाणा के थे, लेकिन उनमें से केवल 9 खिलाड़ियों को ही वीजा मिला है। अब यह मामला हरियाणा कैबिनेट की बैठक में उठा। इस मामले को खेल मंत्री संदीप सिंह और सीएम मनोहर लाल ने विदेश मंत्रालय के सामने उठाने की बात कही है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में उन पहलवानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई जिनसे खेलने का अधिकार छीन लिया गया। हरियाणा भले ही कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन इस प्रदेश की पहचान यहाँ के खिलाड़ी भी हैं और हरियाणा सरकार की खेल नीति और यहाँ के खिलाड़ियों के दम पर ही देश की झोली में आने वाले सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के ही होते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है जिससे हरियाणा के खिलाड़ियों से खेलने का अधिकार ही छीन लिया गया। दरअसल भारतीय पहलवानों को स्पेन से वीजा नहीं मिला, जिनमें ज्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं। वीजा न मिलने के बाद खिलाड़ियों में मायूसी देखने को मिल रही है। मेरा नाम प्रविंदर है। मैं असुरनी अखाड़ा खरखोदा में लगातार 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कल शाम को ही पता चला कि टीम कैंसिल हो गई है और बहुत दुखी हुआ है इससे जी। पिछले साल भी मैं अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर्बिया गया था, तो वहाँ से चीटिंग हो गई थी। मैं मेडल से वंचित रह गया था। अब की बार मैंने डबल मेहनत कर रखी थी, पक्का गोल्ड आता अब की बार मेरा। कहाँ प्रतियोगिता होनी थी और आपको कब पता चला? क्या आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी? क्या कुछ रहा? ये प्रतियोगिता कल रात को, आज रात को जाना था मैं। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में होने वाली थी, तो डॉक्यूमेंट भी पूरे थे। पता नहीं किस कारण से हमारा वीज़ा नहीं लग पाया। मैं विदेश मंत्रालय से को दरखास्त करना चाहूँगा कि ऐसी कोई घटना ना हो, ताकि आने वाले खिलाड़ियों पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम तो रह गई, कोई बात नहीं। हरियाणा में सिर्फ किसान और जवान ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी भी शानदार पैदा होते हैं और इन खिलाड़ियों में हरियाणा के पहलवानों की तो विदेशों में तूती बोलती है। भारत के पहलवान इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ही नहीं, बल्कि कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में भी अपनी प्रतिभा का लोहा एक बार नहीं बल्कि कई बार मनवा चुके हैं और इन पहलवानों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं। अब एक बार फिर से मौका था अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप का, जिसमें भारत के 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें से ज्यादातर हरियाणा के ही हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों को झटका तब लगा जब स्पेन ने इन्हें वीजा नहीं दिया। सिर्फ 9 खिलाड़ियों को ही वीजा दिया गया और आश्चर्य की बात तो ये है कि खिलाड़ियों को वीजा न दिए जाने के पीछे बेहद शर्मनाक आधार है। स्पेन की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें शक है कि ये खिलाड़ी वीजा अवधि खत्म होने के बाद वापस नहीं जाएंगे। इस शक के आधार पर उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से खेलने का हक ही छीन लिया। इससे पहला जी मेरा एक एशिया में गोल्ड है अंडर 15 में, और सब जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है, और मेरा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल है। और अभी मैं पिछले महीने हुई थी सर्बिया में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें मैं 5th पोजीशन आई थी, 3rd के लिए हार गया था। मैं अपनी बाउट लूज़ कर गया था, तो मैं पूरी कोशिश थी अब की बार गोल्ड मेडल जीतने की, पर विजय के कारण रह गई जी। तो हम सरकार ते दरख्वास्त करना चाहवा हाँ कि स्पेन वाले ने के वो मतलब कि उन के कराया है, मतलब किसने के कराया है नू तो बेरा नहीं जी, पर
यो जो भी कुछ होया आगे किसी के लिए होना नहीं चाहिए। इन खिलाड़ियों के दर्द को हरियाणा की मनोहर सरकार ने समझा और कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस घटना को शर्मनाक बताया और नेशनल स्तर पर उठाने की बात कही। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस मामले को विदेश मंत्रालय के सामने उठाने की बात कही। देखिए, ऑलमोस्ट कंट्री को 13 साल मैंने खुद रिप्रेजेंट किया है और जब भी खिलाड़ी कोई कंट्री को रिप्रेजेंट करने दूसरे देश में जाता है तो उस कंट्री की एम्बेसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि अगर स्पेन द्वारा ऐसी चीज़ें कही गई हैं कि इनका वापस आने का जो है वो सही नहीं लग रहा कि वापस भी आएंगे इंडिया के नहीं, ये बहुत शर्म वाली बात है। तो इसमें मैं खुद माननीय हमारे अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं चर्चा हुई थी तो इस बारे में कि ये एक नेशनल लेवल का है और बीइंग ए स्पोर्ट्स मैन होने के नाते मेरे को ये लगता है कि ये नेशनल इशू है और इसमें हमें डायरेक्ट स्पेन के एम्बेसी से स्पेन के हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए से भी ये विषय उठाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले खिलाड़ियों के कोच भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे खिलाड़ियों का मनोबल इस घटना के बाद से टूटा हुआ है और उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि इस बार खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के ही आएंगे। फ्री स्टाइल में थे दोनों पहलवान, 70 किलो में प्रविंदर और 74 किलो में सागर, और फ्री स्टाइल के 10 वजन जा रहे थे बाहर। उनमें से एक लड़के का वीज़ा लगा, 9 बच्चा का वीज़ा नहीं लगा। तो बहुत ये देश का हानि हुई है कि भाई नहीं तो ये बच्चे मेडल ले गए आते और देश का नाम होता। और हमारे दोनों पहलवान बहुत ही अच्छे थे। 70 किलो में पहले ये लड़का 2-3 बार दूसरे देश में प्रतिनिधित्व कर चुका है और एशिया में सिल्वर मेडल जीता पहले, और पिछले साल कुछ छोटी सी गलती के कारण इसका मेडल रह गया था अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अब की बार अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में जो हो रही थी उसमें 70 किलो में इसका सिलेक्शन हो रहा था और अब की बार हमने पूरी उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल लेके आएगा प्रविंदर। दिल्ली एनसीआर हरियाणा क्षेत्र के साई खेल केंद्र भारतीय कुश्ती टीम के चीफ कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह ने यह बताया कि जिन पहलवानों का वीजा रिजेक्ट किया गया है वो इससे पहले भी कई देशों में जाकर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। स्पेन एम्बेसी के लिए ये एक शर्मनाक विषय है कि वो पहलवानों को उनके हकों से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस तरह के देशों पर जो खिलाड़ियों को खेलों से वंचित करते हैं ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। स्पेन के शहर पेंटेवेद्रा में चल रही अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को वीज़ा ना देना बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, शर्मसार करने वाली बात है। सभी पहलवान वर्ल्ड में पहले मेडल जीत चुके हैं, सभी युवा पहलवान हैं जो आने वाले टाइम एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं और ये पहलवानों के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। सभी पहलवान मायूस है और भारत सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे देशों को खेल के मामले में उनको ऐसे देशों पर बैन लगा देना चाहिए। मैं कहता हूँ इसमें सभी वो पहलवान हैं जो पूरे दुनिया में विजिट कर चुके हैं, देश का झंडा फहरा चुके हैं। ऐसे पहलवानों को वीज़ा ना देना बहुत ही बड़ी दुखद और गलत घटना है। ऐसे देश को खेलों में बैन कर देना चाहिए जैसा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स में है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। खिलाड़ियों में रोष है तो वहीं कोच ऐसे देशों पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। मामला वाकई गंभीर है। जो खिलाड़ी पहले दूसरे देशों में खेल चुके हैं, पदक हासिल कर चुके हैं, ऐसे खिलाड़ियों को सिर्फ शक के आधार पर वीजा न देना उनके खेलने के हकों को छीना गया है। ऐसे में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब मामले को विदेश मंत्रालय के सामने उठाने की बात तो कही है, लेकिन देखना होगा कि वैश्विक स्तर पर यह मामला कितनी मजबूती से उठाया जाएगा और क्या स्पेन के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं।
मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद जिले के विकास को रफ्तार देने के लिए जैसे GMDA है वैसे ही FMDA इसे मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे फरीदाबाद में विकास के कार्यों में तेजी आएगी। देखिए रिपोर्ट। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला फरीदाबाद के लिए भी लिया गया। गुरुग्राम की तर्ज पर ही फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम 2022 बनाने को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम 2022 बनाने को मंजूरी दी गई। उक्त नियम अधिसूचित होने के बाद फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को वित्तीय खर्चों और प्राधिकरण की बैठक को पूरा करने में सक्षम बनाएंगे। नियम प्राधिकरण के सामान्य और विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं, जिसमें समय, स्थान, बैठकों के आयोजन, बैठकों की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपस्थित, कोरम की स्थिति और बैठक के लिए किए जाने वाले कार्य, प्रश्नों को तय करने की विधि, गैर सदस्यों की भागीदारी व अवसंरचना, विकास योजना आदि की तैयारी शामिल है। GMDA गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है। इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो FMDA ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस FMDA का हालांकि काम शुरू हो चुका है। गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही उसको भी आज फाइनल किया गया है। FMDA के हिस्से में होंगे ये काम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सुविधाओं, मोबिलिटी मैनेजमेंट का काम करेगी FMDA। शहरी पर्यावरण का स्थायी प्रबंधन, शहरी सुधार और नवीनीकरण और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास करेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के तालमेल से ऐसे सभी उपाय करेगी जो इलाके के लिए जरूरी होंगे। FMDA क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी तैयार करेगी। किसी आपदा को रोकने के लिए उपाय करते हुए पूरे सिस्टम का रखरखाव भी करेगी। FMDA चल या अचल संपत्ति को एक्वायर करने, लीज, प्रबंधन, रखरखाव और निपटारा भी करेगी। पुलिस कमिश्नर, निगम कमिश्नर, DC आदि से सलाह लेगी। FMDA अपने एरिया में पर्यावरण प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देगी। बिल्डिंग में जल संरक्षण, गंदे पानी की रिसाइकलिंग, बरसात पानी का संग्रहण और छतों पर सोलर प्लांट का प्रावधान सुनिश्चित करेगी। GMDA में अफसरों और जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होगी। इसके पदेन सदस्यों में CCP विभाग के मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री, लोकल सांसद व विधायक, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, जिला परिषद चेयरमैन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के ACS, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के ACS, राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत किए जाने वाले 6 अधिकारी, विभिन्न फील्ड में 6 एक्सपर्ट, मंडलायुक्त और निगम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और प्राधिकरण के CEO शामिल होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए मनोहर सरकार के इस फैसले के बाद फरीदाबाद के विकास को इस फैसले के बाद रफ्तार मिलेगी। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के कारण प्रदेश का किसान प्रगति के पथ पर चल रहा है, तरक्की कर रहा है। मनोहर सरकार के राज में आज किसान अपने खेतों के जरिए दोगुना कमाई तक कर रहे हैं। किसानों ने रबी और खरीफ इन दोनों ही फसलों के अलावा अब कई और सारी फसलें भी हैं जिनकी खेती शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब किसानों का रुझान भी फलों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। कारण है प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण मुनाफा भी यहां पर ज्यादा है। अब किसानों ने ड्रैगन फ्रूट के जरिए अपनी कमाई दोगुना कर ली है। किस तरह से, यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। ये आज का किसान थे, हरियाणा का किसान जो मनोहर शासन में खूब विकास कर रहा है। विकास के पहिए के साथ साथ आगे बढ़ रहा है।
हरियाणा में मनोहर सरकार में हर वर्ग प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब में आगे हरियाणा का किसान है, जो सीएम मनोहर लाल की ओर से बनाई गई योजनाओं का फायदा उठाकर अलग अलग तरीकों से खेती कर अपना गुजारा तो कर ही रहा है, साथ ही दूसरे किसानों को भी जागरूक कर रहा है। मनोहर सरकार में हरियाणा के किसानों ने खेती करने के नायाब तरीके ढूंढ निकाले हैं। इसके लिए किसानों का साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल किसानों के साथ हर कदम पर खड़े हैं। यही कारण है कि किसान भी नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अब पलवल जिले के किसानों को ही ले लीजिए, जिन्होंने रबी और खरीफ के अलावा ड्रैगन फ्रूट की खेती करना भी शुरू कर दिया है। पलवल में बागवानी विभाग ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए 4 एकड़ का लक्ष्य रखा गया। विभाग की ओर से किसानों को प्रति एकड़ 1,20,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट का जो टारगेट लक्ष्य रखा गया है वो इस वर्ष 2022-23 के लिए 4 एकड़ का रखा गया है। इसमें से अभी केवल आधा एकड़ एक किसान ने नौरंगाबाद मिस्टर जमील अहमद ने लगाया है, जिसको वो हसनपुर ब्लॉक में लगता है। इससे पहले खामी के पास एक गांव है, उसमें भी एक किसान ने 5 एकड़ में लगाया हुआ है। उसके ऊपर भी बागवानी विभाग द्वारा जो अनुदान राशि दी जाती है वो अनुदान राशि उसको दे दी गई है। गत वर्ष लोगों के रुझान को देखते हुए बागवानी विभाग ने इसके ऊपर अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। वर्ष 2022-23 के लिए जो किसान 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करेगा उस पर 50,000 अनुदान राशि प्रति एकड़ के हिसाब से 3 साल में दी जाएगी। प्रथम वर्ष में 30,000, द्वितीय वर्ष में 10,000 और तीसरे वर्ष में 10,000। इसके साथ साथ क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का जो खेती है वो एक ट्रेलेसिंग के सहारे उस पौधे को रखा जाता है। ट्रेलेसिंग के ऊपर जो खेती करने के लिए भी किसान को 1 एकड़ पे 70,000 रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है। इस प्रकार कुल राशि 1 एकड़ पे 1,20,000 दी जाती है। ड्रैगन फ्रूट में जो 1 एकड़ है उसमें लगभग 500 पिलर्स लगाए जाते हैं, जिनकी हाइट लगभग 8 फुट होती है, जो 2 फुट अंदर ज़मीन में 6 फुट ऊपर ज़मीन से बाहर गड़े होते हैं। इनका जो डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी वो 11 × 8 फीट होती है। एक जो पिलर्स होता है उस पर 4 प्लांट लगाए जाते हैं। 1 एकड़ में लगभग 2,000 प्लांट लगाए जाते हैं। प्लांट की जो उपलब्धता है वो एक हमारा गवर्नमेंट की भारत सरकार की नर्सरी है जो कि भिवानी में स्थापित है। वहाँ से कोई किसान भाई लाके लगाना चाहे तो वहाँ से भी ले सकता है। इसके अलावा यदि किसान भाई अन्य जो संस्था है जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ गाइडलाइन के अनुसार जो भी इसकी शकर्स को बेच रहे हैं, यदि किसान वहाँ से भी लेके लाके लगाता है तो उस पर भी बागवानी विभाग की तरफ से अनुदान राशि जारी करने का प्रावधान है। मैंने जो मौका मुआयना किया है गांव नौरंगाबाद में, उसमें किसान ने बताया है कि उसके पास 250 से 300 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उसकी बिक्री हो रही है और जो उसकी बाजार की डिमांड है वो ही उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसने और भी आगे मन बनाया, उसने बताया कि आगे भी आधा एकड़ में और लगाने का इच्छुक हूँ। बता दें, ड्रैगन फ्रूट विदेशी फल है। ड्रैगन फ्रूट रसीला और औषधीय गुणों से भरपूर है। ड्रैगन फ्रूट किसानों को ज्यादा मुनाफा देने वाली नकदी फसल है। भारत के कई राज्यों के प्रगतिशील किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू कर चुके हैं। पलवल के किसानों ने भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू कर दिया है। फल की मांग और भाव के चलते जिले के किसान भी इसे व्यवसाय के रूप में अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे, बीज और पौध दोनों तरीकों से इसकी खेती की जाती है। पौधों को कलम से लगाना ड्रैगन फ्रूट की खेती से लेकर बेहतर माना जाता है। इसके बाद ड्रैगन फ्रूट का पौधा 2 साल बाद पैदावार देना शुरू करता है, जबकि ड्रैगन फ्रूट को बीज से लगाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। ड्रैगन की फसल में केवल एक बार पूंजी लगाने की जरूरत है। पारंपरिक खेती के मुकाबले इससे 25 सालों तक आमदनी ले सकते हैं। लागत की बात करें तो इसके पौधे कैक्टस की तरह हैं। इसके फलन के लिए पौधों को सहारों की जरूरत पड़ती है। इसके स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च होता है। 1 एकड़ में 500 पिलर लगाए जाते हैं।
जिनकी हाइट 8 फीट होती है, जबकि 2 फीट जमीन के अंदर और 6 फीट जमीन के बाहर होती है। एक पिलर पर 4 प्लांट लगाए जाते हैं। 10 फीट की दूरी पर खंभा खड़ा कर उसके सहारे पौधे लगाए जाते हैं। प्रति एकड़ करीब 2000 पौधों की आवश्यकता होती है। एक बार मोटी रकम खर्च करने के बाद उसी स्ट्रक्चर पर ड्रैगन फ्रूट 25 सालों तक उपज देता है। ये हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। ये हमने 2 साल होने का रहे, फरवरी में हो जाएंगे 2 साल। और इसकी हम देखभाल करते हैं। इसमें खाद गिरता है, गोबर का खाद गिरता है पुराना, तो उसके लिए पुराना होना चाहिए 2 साल का, वही गिरता। ऑर्गेनिक बोते हैं। और जिसमें हम दवाई डालते हैं वो ऑर्गेनिक डालते हैं, बायो की। और इसकी कटिंग होती है, एक पोल पे एक रिंग के पास ले जाना पड़ता है एक, और उसको कटिंग करके उसमें 4-5 फूट जाते हैं। उसके बाद उसमें हर कांटे पे अंदर वो आता, फल आता है। और इसका जो पोल टू पोल है इसका 7 फुट का है और लाइन टू लाइन 11 फुट का है। और इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कोई गोभी के हो गए। हम किसानों से अपील है, बढ़िया खेती है, अच्छी खेती है, मुनाफे भी बहुत है इसके अंदर। ये धानों से पानी भी कम लगता है, धानों में पानी बहुत वेस्ट होता है। धानों से बहुत बेहतर खेती है, पैसा भी है। फर्स्ट ईयर में तो कमी होता है, जैसे पत्ता ये पेड़ की मैच्योरिटी कम रहती है। उसके बाद हर साल बढ़ता रहता है, दुगुना होता रहता है। जैसे अगले साल 1 लाख रुपए का बिका, अगले साल 3 लाख का बिकेगा माल। तो ऐसे बढ़ता रह लिए बेनिफिट बहुत है किसानों को बोए तो। और अब तो सरकार ने भी सब्सिडी कर दी इसके अंदर, तो इसके लिए धानों से तो बहुत बेहतर खेती है। तो हम % थाईलैंडर वियतनाम से आ रही है इसकी, जो इनकी फसल है जो थाईलैंड से आ रही है। तो इसके बाद हम इंडिया में करें तो बहुत बढ़िया रेट मिलता है। इस टाइम इसका रेट बढ़ा हुआ है, जो थाईलैंड का आ रहा है, वाइट वाला आता थाईलैंड से, उसका रेट अब बढ़ा हुआ 300 रुपये kg। लेकिन हम इधर फर्स्ट टाइम बेच रहे हैं 250 रुपये kg फ़िलहाल। तो इसके लिए बहुत बढ़िया खेती है, करे तो किसान अपने इधर। और हमारी जो इधर है इसमें एक फंगस की बीमारी आती है। इधर जो हमारा है फंगस बहुत कम आती है, बहुत अटैक कम करती है। फंगस एक गर्मी में आती है, जो सर्दियों में आती है, इधर बहुत कम आती है। हमारा जो मिट्टी है बहुत ज़बरदस्त मिट्टी इसके ड्रैगन फ्रूट के लिए। तो पलवल के गांव नौरंगाबाद में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित किया गया। किसान जमील अहमद ने आधा एकड़ भूमि में कृषि एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। फसल में 1.5 साल के अंदर फल आ गया है। मेरा नाम जमील अहमद है। ये गांव मोहरूप नंगड़ा है, माजरा गुलावद। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती मैंने स्टार्ट की थी फरवरी 2020 में। और ये मैंने महाराष्ट्र से इसकी पौध मंगाई थी। उससे पहले मैंने प्रैक्टिकल रूप में घरौंडा करनाल में इसको देखा था, इंटरनेट पे भी बच्चों ने देखा था। इसका मैंने पूरा तजर्बा जब लिया और खेतियों से, अच्छा इसमें बेनिफिट भी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका, ये प्योर ऑर्गेनिक है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 18 महीने का है, 18 महीने में ये फल देता है। और ये हमारी वैरायटी है, ये ब्लड रेड वैरायटी है। अच्छा इसका रेट मिलता है, प्योर ऑर्गेनिक है, शुगर फ्री है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सबसे अच्छा है। बिल्कुल रामबाण है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में तो ये। और इसमें हमें बहुत ही बेनिफिशरी जो खेती है, हरियाणा सरकार और गुजरात सरकार ने इस साल से इस पर सब्सिडी भी अवेलेबल करा रही है किसानों के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है इस खेती को। और मेरा किसानों से अनुरोध है कि इस खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के चलते आज किसानों का रुझान खेती के साथ साथ बागवानी की ओर बढ़ा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती की खास बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। कम पानी में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती आसानी से कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इसके पौधों को महीने में 2 बार सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि गर्मियों में 8 से 12 दिन में जरूरत होती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए जैविक खाद सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें 10 से 15 किलो गोबर की खाद और 50 से 70 ग्राम NPK की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर पौधे की रोपाई से पहले तैयार किए गए गड्ढों में भरकर सिंचाई करें। ड्रैगन फ्रूट की 3 किस्में होती हैं। गौरतलब है कि जल संरक्षण के मकसद के साथ
हरियाणा सरकार ऐसी फसलों को बढ़ावा देती है जिसमें पानी की कम खपत हो और किसानों को मुनाफा अधिक हो। ऐसे में सरकार के प्रयासों के साथ आगे बढ़ते हुए हरियाणा का प्रगतिशील किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हुए दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहा है, जो वाकई काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जा सके। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।